मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बीए सेकेंड ईयर में अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको अमेरिकी संविधान का महत्व और विशेषताएं पढ़ा दी थी। नेक्स्ट जो है कि अमेरिका में एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है और ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में केंद्रित होना, चाहे वह एक व्यक्ति हो, थोड़े हों या अधिक, और चाहे वंशानुगत हों, स्वयं नियुक्तों या निर्वाचितों, अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है, ऐसा मेडिसन ने कहा है। अब ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं, ये है क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि अमेरिकी संविधान सभा के सदस्य भी मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा से प्रभावित थे, क्योंकि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत का प्रतिपादन है वो मॉन्टेस्क्यू ने किया था, और मेडिसन ने भी लिखा था, जो मैंने आपको अभी बताया था कि व्यवस्थापिका, प्रशासन और न्याय, इन सभी शक्तियों का एकीकरण ही अत्याचारी शासन कहा जा सकता है। इस प्रकार जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ है कि शक्तियों के एकत्रीकरण से सार्वजनिक स्वतंत्रता का हनन होता है, और अमेरिकी संविधान सभा के सदस्य भी मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा से प्रभावित थे, और इसलिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जो अर्थ है वह शक्तियों के एकत्रीकरण से सार्वजनिक स्वतंत्रता का हनन होता है, इसलिए उन्होंने सिद्धांत दिया। सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन 3 अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, यह प्रश्न राजनीति विज्ञान में बड़ा विवादास्पद रहा, और समय समय पर कई विद्वानों ने इस सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनमें से जो हम मॉन्टेस्क्यू की चर्चा कर चुके हैं, उनका सबसे जो प्रमुख था वो था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा बच्चों? उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए। कौन? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने चाहिए, और उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए, और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्यों को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने अपने शब्दों में ये कहा कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ एक ही हाथों में केंद्रित हो जाए तो स्वतंत्रता नहीं रह पाती। अब इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि है क्या? तो इस सिद्धांत से संबंधित आधारभूत विचार नवीन नहीं है, और नांदेदी शास्त्र के जनक अरस्तु ने सरकार को असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी नामक 3 विभागों में बांटा था, जिनमें आधुनिक व्यवस्था का शासन तथा न्याय विभाग का पता चलता है। 16वीं सदी के विचारक जीन बोधा ने स्पष्ट कहा कि राजा को कानून निर्माता तथा न्यायाधीश दोनों रूपों में एक साथ कार्य नहीं करना चाहिए। लॉक ने भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया। मॉन्टेस्क्यू ने भी दूसरे ढंग से कहा कि जिसमें फ्रांसीसी विचारक जो मॉन्टेस्क्यू थे, उन्होंने लुई 14वें के ये समकालीन थे, जो ये कहा करते थे कि मैं ही राजा हूँ, आई एम द स्टेट, और जिसके समय में राजा की इच्छा ही कानून के रूप में मान्यता प्राप्त थी। ये किसने कहा? लुई 14वें ने। मॉन्टेस्क्यू किसी कारण से इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड की तात्कालिक सीमित राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को देखकर वे इस निर्णय पर पहुँचे कि इंग्लैंड में राज्य शक्ति सम्राट के हाथों में केंद्रित नहीं, वरन उसका विभाजन हो गया है, और इंग्लैंड की शासन व्यवस्था की उत्तमता का यही रहस्य है। इसी आधार पर उन्होंने 1762 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, यानी 1762 में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में शासन शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब मॉन्टेस्क्यू के अनुसार प्रत्येक सरकार में 3 शक्तियाँ होती हैं।
तीन शक्तियां होती हैं। एक तो है व्यवस्थापन संबंधी जो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका संबंधी जो कानून को लागू करती है, और न्याय शक्ति क्या करती है, न्याय का कार्य करती है। कानूनों के द्वारा जो स्थापित व्यवस्था चल रही है अथवा नहीं चल रही उसके द्वारा वो न्याय की स्थापना करती है। अब व्यवस्थापन संबंधी, शासन संबंधी और न्याय संबंधी शक्तियाँ क्या हैं। यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ एक ही हाथों में केंद्रित हो जाएं तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती, क्योंकि इस बात का भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं राजा और सीनेट अत्याचारी कानून ना बनाए और उन्हें अत्याचारी ढंग से लागू ना करें। नंबर 2, उन्होंने कहा कि यदि न्याय संबंधी शक्ति को व्यवस्थापिका है या कार्यपालिका शक्ति से पृथक नहीं किया गया तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं है। पहली बात पे तो उन्होंने कहा था व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, दूसरे में उन्होंने कहा कि न्याय और व्यवस्थापिका, और तीसरी बात उन्होंने कहा यदि न्याय शक्ति को व्यवस्थापिका के साथ जोड़ दिया जाए तो प्रजा के जीवन और उसकी स्वतंत्रता को स्वेच्छाचारी नियंत्रण का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि उस दशा में न्याय ही कानून निर्माता हो जाएगा। आगे बढ़े हम। अब चौथी बात उन्होंने कही, यदि न्यायपालिका को कार्यपालिका के साथ जोड़ दिया जाए तो न्यायकर्ता का व्यवहार हिंसक और अत्याचारी हो जाएगा। पांचवा उन्होंने कहा यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों काम करने लगे, अर्थात कानून भी बनाए, उन्हें लागू भी करे और विवादों का निपटारा भी करे, तो स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और राज्य अपनी मनमानी करने लगेगा। यानी ये जो पॉइंट इन्होंने डाले हैं मॉन्टेस्क्यू ने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके अनुसार यदि जो हमारी व्यवस्थापन, कार्यपालिका, न्यायपालिका किसी भी एक शक्ति के साथ जोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक जो शासन है वो निरंकुश हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हुए कहा गया, ब्रिटिश विचारक ब्लैकस्टोन के द्वारा भी उन्होंने कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड में ऐसे ही विचार व्यक्त किए और ये कहा अमेरिकन संविधान सभा के सदस्य भी मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का आशय यही रहा कि शक्तियों के एकत्रीकरण से सार्वजनिक स्वतंत्रता का हनन होता है, अतः जो राज्य की शक्ति है उसका पृथक्करण होना आवश्यक है। ये उन्होंने बात कही। अब ये जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है उसका प्रभाव क्या है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जो तात्कालिक राजनीतियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, नंबर 1, अमेरिकी संविधान निर्माता इस सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे और इसी कारण उन्होंने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। ये आपको फिर से मैं करती हूँ, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन में के द्वारा ही जो शासन के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अपने क्षेत्र में ही कार्य कर सकती है और जो अध्यक्षात्मक यानी कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। नंबर 2, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रिया आदि अनेक देशों के संविधान में भी इसको मान्यता प्रदान की गई। नंबर 3, इस सिद्धांत का प्रभाव फ्रांस के मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पर भी पड़ा, जिसकी 16वीं धारा में ये कहा गया कि शक्ति विभाजन के बिना कोई सरकार वैधानिक अथवा प्रजातांत्रिक नहीं हो सकती। फ्रांस में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की दृष्टि से ही प्रशासकीय न्यायालयों की स्थापना की गई है। अब हम यदि मूल रूप से कहें तो हम ये कह सकते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये तीनों अलग अलग रहेंगी। तीनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, अपने अपने क्षेत्र में ये स्वतंत्र हैं और तीनों की जो शक्तियां हैं वो एक हाथों में केंद्रित नहीं हो सकती। ये है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कार्यपालिका अलग है, व्यवस्थापिका अलग है और न्यायपालिका अलग है।
तो इसके जो प्रतिपादक थे वो मॉन्टेस्क्यू थे। तो आज हमने यहाँ पर केवल शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, उसकी पृष्ठभूमि और उस सिद्धांत के अंतर्गत तीनों जो अंग हैं वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, ये हमने अध्ययन किया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे, और अभी तक हम केवल इसका गहन अध्ययन ही करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप इसको PDF के माध्यम से फिर पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, तब आपको ये बात इजीली समझ में आ जाएगी।